नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके एंजाइम वाले चैप्टर के अंतिम 2 टॉपिक का वर्णन करेंगे। ये टॉपिक है एंजाइम का नामकरण और उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो 2 टॉपिक है आज अपने, नामकरण और वर्गीकरण। पहले एंजाइमों के नामकरण पर चलते हैं। नामकरण के अलग कई सारे तरीके हैं। इसके मुख्य रूप से 3 तरीके प्रचलित हैं। पहला जो तरीका है वो बिना किसी विशिष्ट नाम के, बिना किसी विशिष्ट तरीके के हैं। कोई ठोस आधार नहीं है उनके नाम का कि क्यों इनके नाम इस प्रकार रखे गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने रूढ़ नाम लिख दिया है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, वैसे तो रूढ़ नाम में कोई ठोस आधार नहीं है कि किस प्रकार से इनका नाम रखा गया है, क्या कारण है। तो जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, ये सब कुछ नाम हैं जो किस क्रम से रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। दूसरा तरीका है एंजाइम का नामकरण का, वो है सबस्ट्रेट के नाम के आधार पर। सबस्ट्रेट जिसको हिंदी में क्रियाधार कहेंगे, क्रियाधार के नाम पर। तो प्राय क्या करते हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है उसके नाम के अंत में एज लगा दिया जाता है। जैसे यूरिया का जल अपटन करने वाला यूरिएज, सुक्रोज का जल अपटन करने वाला सुक्रेज, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया करने वाला न्यूक्लिएज या आरएनए पर करने वाला राइबोन्यूक्लिएज, प्रोटीन का जल अपटन करने वाला प्रोटीएज। तो क्रियाकारक यानी सबस्ट्रेट के नाम के अंत में एज लगाकर। और तीसरा तरीका है कि अभिक्रिया के प्रकार पर किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है तो ऑक्सीडेज, समावयवीकरण की अभिक्रिया है तो आइसोमरेज नाम हो जाता है। ठीक है, अपचयन की क्रिया है तो रिडक्टेज हो जाएगा नाम, एंजाइम का नाम हो जाएगा रिडक्टेज। रिडक्शन से रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है तो ऑक्सीडेज। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, फिर ज़्यादातर क्या करते हैं कि अधिकांश एंजाइम के नामकरण में सबस्ट्रेट और अभिक्रिया के प्रकार दोनों को ही समाहित किया जाता है। पहले सबस्ट्रेट का नाम लिखते हैं, जैसे उदाहरण दिया है, पहले सबस्ट्रेट का नाम लिखते हैं, फिर अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखते हैं। जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, पूरे नाम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब सक्सिनिक अम्ल का विहाइड्रोजनीकरण करने वाला एंजाइम। सक्सिनिक अम्ल का विहाइड्रोजनीकरण करने वाला एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी नाम ले सकते हैं, जैसे फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ऐसे बहुत सारे नाम आपके श्वसन में आएंगे एंजाइमों के नाम। फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज यानी ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाली शर्करा, वो भी फॉस्फेट युक्त है और उसका समावयवीकरण कर रहा है, इसलिए फॉस्फोट्रायोज तो हो गया, या ट्रायोज फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, वो तो हो गया सबस्ट्रेट। और आइसोमरेज आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया यानी समावयवीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने वाला। तो इस प्रकार से दोनों मिक्स करके कर सकते हैं। तो फिर से यदि समरी देखें अपन, तो एक तरीका तो ये है कि कोई निश्चित तरीका नहीं था, नाम दे दिए, शुरू से प्रचलित है वैसे नाम चल रहे हैं। फिर दूसरे में हमने देखा कि सबस्ट्रेट के नाम के अंत में एज लगा दिया जाता है, अनुलग्न यूज़ करते हैं। तीसरा अभिक्रिया के प्रकार, किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया है तो ऑक्सीडेज, अपचयन की क्रिया है रिडक्टेज, है ना, प्रतिस्थापन की क्रिया है स्थानांतरण की तो उसको कह देंगे ट्रांसफरेज। इस प्रकार से नाम हो जाता है। और ज़्यादातर क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम और फिर उसके बाद में किस प्रकार की अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, आपकी किताब में उदाहरण दिया एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, तो एल ग्लूटामिक एसिड का विहाइड्रोजनीकरण करने वाला वो वैसे। ठीक है, ये डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये एंजाइम बहुत बार आएगा आपके श्वसन में, श्वसन की प्रक्रिया में बहुत बार आएगा डिहाइड्रोजिनेज। सबस्ट्रेट के नाम चेंज होते रहेंगे। श्वसन की क्रिया जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि अधिकांश श्वसन
की प्रक्रिया में अधिकांश ऑक्सीकरण की जो क्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब की सब हाइड्रोजन के निकास से है। ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण बहुत कम है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे हर जगह ये डीहाइड्रोजिनेज नाम आएगा। ठीक है। फिर एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल, उन्होंने एंजाइमों के स्टैंडर्ड नाम दिया है, स्टैंडर्ड नाम। ठीक है। ये स्टैंडर्ड नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये थोड़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या करते हैं, दोनों सबस्ट्रेट, एक से अधिक सबस्ट्रेट है तो उनका उल्लेख होता है, साथ में किस प्रकार की अभिक्रिया है वो भी उल्लेख होता है, एक निश्चित क्रम, एक निश्चित प्रक्रिया इसमें बताई जाती है। ठीक है। एक उदाहरण जो आपकी किताब में है वो उसको मैंने लिखा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। ये जो नीचे रिएक्शन लिखी है मैंने, ये रिएक्शन हम लोग श्वसन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की पहली अभिक्रिया यही आएगी, ग्लूकोज प्लस एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी। ठीक है। तो और इसका एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे हेक्सोकाइनेज, वहाँ पे इधर इस जगह पर। ठीक है। अब हेक्सोकाइनेज, हेक्सो मतलब 6 कार्बन वाली शर्करा, तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है ना, तो ये 6 कार्बन वाली शर्करा है। काइनेज नाम आता है स्थानांतरण करने वाले एंजाइम से संबंधित। अब उसका स्टैंडर्ड नाम कैसे दिया है, देखो दोनों क्रियाकारकों का नाम दिया है, दोनों क्रियाकारकों का नाम दिया है। ठीक है। यहाँ पे बीच में कॉमा आएगा, हेक्सोज के बाद में कॉमा हो रहेगा। दोनों सबस्ट्रेट कौन से, एटीपी और डी हेक्सोज, डी और एल विन्यास इनका, तो डी विन्यास वाला 6 कार्बन वाली शर्करा है और एटीपी है, दोनों सबस्ट्रेट है। अब ये काम क्या करेगा, यहाँ पे कॉमा के बाद लिखा जाता है 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, कि ये एटीपी से फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह हेक्सोज के 6ठे कार्बन पर स्थानांतरित करेगा। ट्रांसफर से आया ट्रांसफरेज, है ना। तो हेक्सोज को ग्लूकोज, ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ दिया इसने, इसलिए एटीपी तो बदल गया एडीपी में। ठीक है। और इसका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट थे 3 फॉस्फेट, ये हो गया डाईफॉस्फेट। एक फॉस्फेट कहाँ गया, ग्लूकोज के 6ठे कार्बन से जुड़ गया। ग्लूकोज कौन कैसी शर्करा है, 6 कार्बन वाली शर्करा है, इसलिए हेक्सोकाइनेज का स्टैंडर्ड नाम जो है वो एटीपी, फिर हम लोग कॉलन यूज़ करते हैं या विसर्ग मान लो, डी हेक्सोज, यानी दोनों सबस्ट्रेट को हम लोग लिख देते हैं, फिर कॉमा लगाकर किस प्रकार की प्रक्रिया है, 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, 6ठे कार्बन पर फॉस्फेट समूह का ट्रांसफ़र होगा, ये इसका स्टैंडर्ड नाम है। ठीक है। तो ये नामकरण को पूरा मैंने आपको बता दिया, कुछ एंजाइम के नाम ऐसे ही है और प्रचलित नाम चलते हैं। ज़्यादातर में बहुत सारे एंजाइम के नाम केवल सबस्ट्रेट के नाम के अंत में एज है, बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनमें केवल अभिक्रिया प्रकार के नाम के अंत पर एज है, और ज़्यादा प्रचलन कौन सा है, दोनों मिक्स करके पहले सबस्ट्रेट का नाम, फिर अभिक्रिया का प्रकार, फिर अंत में एज, जैसे हमने उदाहरण दिया था सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, है ना। वैसे स्टैंडर्ड नाम जो एंजाइमों के बारे में ज़्यादा अध्ययन करते हैं, उच्च अध्ययन करते हैं, उनके लिए है, मानक नाम है, ताकि पूरे विश्व भर में एक ही प्रचलन हो, किसी निश्चित नियमावली के तहत बनाया गया, उसका एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है एंजाइमों का वर्गीकरण। ठीक है। वर्गीकरण में एंजाइमों को 6 वर्गों में बांटा है, इनका क्रम फिक्स है, आगे पीछे हम लोग नहीं कर सकते। पहला वर्ग ऑक्सीडो रिडक्टेज ही होगा। ठीक है। आपकी बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा रहेगा ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, एक और लास्ट में एज और लगाया हुआ रहेगा, वो बहुवचन के लिए किया है। ट्रांसफरेज को लिखा होगा ट्रांसफरेजेज। ठीक है। तीसरा हाइड्रोलेज को हाइड्रोलेजेज ऐसे लिखा रहेगा, सब में एक जेज और होगा, एज और होगा, वो बहुवचन बनाने के लिए किया है, उसका मैंने यहाँ पे नहीं किया है, एक वचन में लिखा है मैंने। ठीक है। पहला वर्ग है ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण अपचयन करने वाले एंजाइम इसमें आएंगे। वे एंजाइम आएंगे जो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, और ऑक्सीजन अपचयन की क्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
तो यूँ कह सकते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज में आते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, वो इसी में आएगा। वो हाइड्रोजन को निकाल कर ऑक्सीकरण करता है। यदि आणविक ऑक्सीजन जोड़कर ऑक्सीकरण करता है तो ऑक्सीडेज आएगा। एक श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। वो क्या करेगा, आणविक ऑक्सीजन को जोड़कर हाइड्रोजन में जोड़कर जल बनाता है। तो आणविक ऑक्सीजन के जुड़ने से यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीडेज, यदि हाइड्रोजन के निकलने से ऑक्सीकरण हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज, और यदि किसी भी प्रकार से अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन के जुड़ने से हो चाहे इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से हो, ठीक है, वो सब किस में आएंगे, रिडक्टेज के अंतर्गत आएंगे। ये हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज। ट्रांसफरेज है दूसरा। अभी जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने जो हेक्सोकाइनेज देखा वो ट्रांसफरेज था। ट्रांसफरेज ट्रांसफर से आया है। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण कर देना। तो एक बार पुनः उस पिछले स्लाइड को देखें तो फिर से देखते हैं। इस हेक्सोकाइनेज ये ट्रांसफरेज प्रकार का एंजाइम था, तभी इसमें स्टैंडर्ड नाम में ट्रांसफरेज आया। इसने किसका प्रतिस्थापन किया, एटीपी से फॉस्फेट का प्रतिस्थापन कर दिया ग्लूकोज में, है ना। तो प्रतिस्थापन करने वाले एंजाइम ट्रांसफरेज में आएंगे। उसका प्रसिद्ध उदाहरण हेक्सोकाइनेज है। लेकिन ये हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्यों का ट्रांसफ़र करेंगे, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का यदि ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे H+ आयन के रूप में हो, चाहे वो अणु के रूप में H2 अणु के रूप में हो, उसका प्रतिस्थापन होते ही तो किस में आ जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन हो जाएगा। किसी में हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन, हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण। यानी हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्य समूह को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में प्रतिस्थापन करने वाला एंजाइम ट्रांसफरेज में आते हैं। तीसरा है में दो चीज़ है, आपकी किताब में एक ही नाम दिया हाइड्रोलेज, दो नाम कहेंगे। हाइड्रोलेज बहुवचन कहें तो हाइड्रोलेजेज, और दूसरा हाइड्रेज, ठीक है, हाइड्रेजेज बहुवचन में कहें तो। हाइड्रोलेज में जल अपघटनकारी एंजाइम आते हैं। दोनों विपरीत एंजाइम है, हाइड्रोलेज और हाइड्रेज दोनों विपरीत है। हाइड्रोलेज में आएगा बड़े अणु को छोटे अणु में जल की सहायता से तोड़ने वाले एंजाइम, हाइड्रोलेज में आएंगे जल अपघटनकारी एंजाइम। बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ने वाले एंजाइम किसकी सहायता से, जल की सहायता से। जल की सहायता से बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ने वाले एंजाइम हाइड्रोलेज। और इसके विपरीत छोटे अणु जुड़कर जब बड़ा अणु बनाते हैं, जल का अणु मुक्त होता है, तब हो जाएगा हाइड्रेज। विपरीत, बड़ा अणु पानी की सहायता से छोटे अणु में टूट गया, जैसे सुक्रोज प्लस जल बन गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज बड़ा अणु पानी की सहायता से टूट गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यहाँ पे जो सुक्रेज एंजाइम है वो हाइड्रोलेज है। इसके विपरीत अभिक्रिया करते कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बना, सुक्रोज प्लस जल, तो वो संघननकारी एंजाइम हो जाते हैं। वो संघननकारी एंजाइम इसमें आ जाएंगे हाइड्रेज में, ठीक है। तो जल अपघटनकारी एंजाइम हाइड्रोलेज, संघननकारी एंजाइम हाइड्रेज। फिर है लाइसेज। लाइसेज में भी अपघटनकारी एंजाइम है, अपघटनकारी एंजाइम है लाइसेज में भी। लाइसेज में भी अपघटनकारी एंजाइम है, परंतु ये बिना जल की सहायता से बंधों को तोड़ने वाले एंजाइम या बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ने वाले एंजाइम लाइसेज, ठीक है। जल की सहायता से तोड़ते हैं तो हाइड्रोलेज, बिना जल की सहायता से बंध तोड़ते हैं तो लाइसेज। आइसोमरेज अभी हमने देखा ही था, समावेशीकरण करने वाले एंजाइम आइसोमरेज। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम आइसोमरेज, समावेशीकरण वाले एंजाइम। लास्ट है लाइगेज या सिंथेटेज। दो नाम इनके, लाइगेज या सिंथेटेज। सिंथेटेज नाम सिंथेसिस से बना है, सिंथेसिस मतलब बनना। अभी तक हम लोग तोड़ने वाले ही देख रहे थे, तो नए बंध बनाने वाले एंजाइम लाइगेज के अंतर्गत आएंगे, नवीन बंधों का संश्लेषण करने वाला। एक बायोटेक्नोलॉजी में एक नाम आएगा आपके डीएनए लाइगेज।
तो डीएनए के अणुओं को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम है। नवीन बंध बनाने वाले एंजाइम लाइगेज की श्रेणी में आएंगे। तो जैसे आगामी अध्यायों में हम लोग विभिन्न अभिक्रियाओं देखेंगे, वहाँ पे जैसे जैसे एंजाइम्स के नाम आएंगे तो हम फिर से एक बार उसको रिकॉल करेंगे ये किस वर्ग से संबंधित हो सकता है। तो इसी के साथ आपका ये नवा चैप्टर, नवे चैप्टर के साथ में दूसरी यूनिट का भी समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।